हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर एग्ज़ाम स्पेशल बैच सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, ये एग्ज़ाम स्पेशल बैच सीरीज़ चल रही है। इसके पहले एक सीरीज़ थी जिसमें हम मॉस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे 1 to 4 चैप्टर तक। यहाँ दोस्तों उसमें 4 चैप्टर तक हम लोगों ने मॉस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़े थे। दोस्तों ये बीएमसी का है, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, जिसको सेकेंड सेमेस्टर केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना होता है। तो दोस्तों आज बीएमसी का सिविल पार्ट, जिसमें आरसीसी, कंक्रीट, फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये 4 चैप्टर पूरा उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला चैप्टर मैंने कंक्रीट लिया हुआ है। तो अब अपने वीडियो के आगे बनते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कंक्रीट क्या होता है, उसके बाद कंक्रीट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में कंक्रीट एक निर्माण सामग्री है। कंक्रीट एक निर्माण सामग्री है जो सीमेंट एवं कुछ अन्य पदार्थों मतलब मटेरियल का मिश्रण होता है। तो कंक्रीट जान चुके हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों हमारा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि केमिकल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम स्पेशल के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है। जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जितने भी आपकी सीरीज़ चलेगी यहाँ पे, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ आप सभी को वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, वाटर सीमेंट रेशियो इज़, जल सीमेंट अनुपात है। जो जल सीमेंट अनुपात होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। हिंदी में कहें पानी का आयतन और सीमेंट का आयतन ही वाटर सीमेंट रेशियो कहलाता है। दोस्तों एक बार फिर से जान लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कंक्रीट की मजबूती और ड्यूरेबिलिटी निर्भर करता है। दोस्तों अगर इंग्लिश में कहें तो द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, समुच्च के आकार पर, एग्रीगेट ऑफ साइज, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, समुच्च की ग्रेडिंग पर, एग्रीगेट ऑफ ग्रेडिंग, समुच्च की नमी सामग्री पर, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट। और आपका डी ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस सही रहेगा। जो भी कंक्रीट की मजबूती और ड्यूरेबिलिटी होती है वो समुच्च का आकार, समुच्च की ग्रेडिंग, समुच्च की नमी सामग्री, सब चीज़ों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 4, कंक्रीट में एक निश्चित जल सीमेंट अनुपात से कम पानी की मात्रा होने पर सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ में होती है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर कंक्रीट के अंदर जो जल सीमेंट अनुपात होता है, वाटर सीमेंट रेशियो में जो भी पानी डाला जाता है, अगर उसकी पानी की मात्रा कम कर दी जाए तो उसके स्ट्रेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसकी स्ट्रेंथ में कमी आएगी, वृद्धि आएगी, अधिक वृद्धि आएगी, नॉन ऑफ दिस, कि इनमें से कोई नहीं। उसकी स्ट्रेंथ मतलब सामर्थ्य पर कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सीमेंट की जल योजन क्रिया के लिए कितने % पानी की आवश्यकता होती है। सीमेंट की जल योजन क्रिया के लिए 25 से 30% पानी की आवश्यकता पड़ती है, 30 से 35%, 35 से 40%, कि 40 से 45%। तो दोस्तों सीमेंट की जल योजन क्रिया के लिए 25 से 30% पानी की आवश्यकता पड़ती है। मीन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सीमेंट कंक्रीट के मुख्य घटक हैं। सीमेंट कंक्रीट के मुख्य घटक क्या है।
सामर्थ है, स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, वर्केबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है। दोस्तों सीमेंट कंक्रीट के मुख्य गुण हैं स्ट्रेंथ, सामर्थ, टिकाऊपन, सुकर, वर्केबिलिटी, संघनता मतलब कंसिस्टेंसी। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कंक्रीट को तैयार किया जाता है। कंक्रीट को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? कंक्रीट को हैंड मिक्सिंग मेथड से भी तैयार किया जाता है, मशीन मिक्सिंग मेथड से भी तैयार किया जाता है, बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी स्लम टेस्ट। दोस्तों स्लम टेस्ट अलग चीज़ हो गई, उसमें वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ की जांच होती है, टेस्टिंग होती है। और अभी हमने ये पढ़ा है कि कंक्रीट किस चीज़ से तैयार किया जाता है। दोस्तों कंक्रीट बोथ हस्त मिश्रण विधि, मशीन मिश्रण विधि, इन दोनों से कंक्रीट को तैयार किया जाता है। दोस्तों हैंड मिक्सिंग मेथड से कंक्रीट को तब तैयार किया जाता है जब बहुत कम मात्रा में कंक्रीट की आवश्यकता होती है, लेकिन जब भी मशीन मिक्सिंग मेथड यूज़ किया जाता है बहुत ही बड़े पैमाने पर कंक्रीट को बनाने के लिए और बहुत ही अच्छे तरीके को कंक्रीट को मिक्स करने के लिए हम मशीन मिक्सिंग मेथड का यूज़ करते हैं। मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कंक्रीट इज कंक्रीट क्या है? गुड इन कंप्रेशन, गुड इन टेंशन, संपीड़न में अच्छा है, तनान में अच्छा है। गुड इन कंप्रेशन, वीक इन टेंशन, संपीड़न में अच्छा है, तनान में दुर्बल है, मतलब खराब है। वीक इन कंप्रेशन, गुड इन टेंशन, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो भी हमारा कंक्रीट है वो कंप्रेशन में अच्छा है लेकिन वीक है टेंशन में, तनान में खराब है। तो दोस्तों कंक्रीट हमारा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, साधारण सीमेंट पानी में मिलाने के बाद कितने मिनट बाद जमना शुरू हो जाता है? अगर कोई साधारण सीमेंट है उसको पानी में मिलाकर छोड़ देंगे तो आधा घंटे के बाद मीन्स 30 मिनट के बाद वो पानी में जमना चालू हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों सीमेंट कंक्रीट को 30 मिनट से अंदर ही उपयोग में ले लेना चाहिए, नहीं फिर वो 30 मिनट के बाद जमना चालू हो जाता है। दोस्तों इसी पर एक और क्वेश्चन बनता है इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट करके, साधारण सीमेंट करके, कि इनिशियल सेटिंग को ही जमना भी कहते हैं इंग्लिश में कंक्रीट में। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेजेंस ऑफ लाइम इन सीमेंट, जो चूने का सीमेंट में पाया जाता है किस कारण? मेक द सीमेंट साउंड, सीमेंट के अंदर ध्वनि को बनाने के लिए। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, सीमेंट के अंदर सामर्थ्य बनाने के लिए, सीमेंट को शक्ति प्रदान करने के लिए। लोअर द क्लिंकर टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करने के लिए। ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो दोस्तों चूना सीमेंट में सीमेंट को स्ट्रेंथ मतलब हिंदी में सामर्थ्य प्रदान करने के लिए पाया जाता है या फिर मिलाया जाता है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सीमेंट कंक्रीट में मोटे मिलावे के रूप में उपयोग किया जाता है।
सीमेंट कंक्रीट में मोटे मिलावे के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? पत्थर की गिट्टी, बालू, मिट्टी, सभी। दोस्तों सीमेंट कंक्रीट में मोटे मिलावे के रूप में पत्थर की गिट्टी का उपयोग किया जाता है। मीन्स ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, वर्क एबिलिटी इम्प्रूव बाय एडिंग। जो वर्क एबिलिटी होती है मतलब कार्य करने की क्षमता, हिंदी में कहें शुष्कता, इम्प्रूव करती है किस चीज़ को ऐड करने पे? फ्लाई ऐश, हाइड्रेट, लाइम, चूना, कैल्शियम क्लोराइड, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन ये है, सीमेंट में वर्क एबिलिटी किस कारण इम्प्रूव होती है, या फिर सीमेंट में वर्क एबिलिटी में क्या ऐड कर दिया जाए तो वर्क एबिलिटी हमारी इम्प्रूव हो जाएगी? उसमें फ्लाई है ऐश, हाइड्रेट लाइम, कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने पे सीमेंट की वर्क एबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अब दोस्तों आरसीसी पढ़ेंगे। दोस्तों अभी तक हम लोग कंक्रीट का जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे पढ़ लिए। अब दोस्तों आरसीसी चैप्टर पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं, कंक्रीट के अभी इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हैं, अभी 25 सीरीज चलेगी, उसमें और भी कंक्रीट से, आरसीसी से, फाउंडेशन से, सारे चैप्टर से, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से 25 क्वेश्चन भी मिलेगा। तो दोस्तों अब आरसीसी के तरफ चलते हैं। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट किसे कहा जाता है, सबसे पहले इसे जान लेते हैं, उसके बाद आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आरसीसी इंग्लिश में क्या होता है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मीन्स आरसीसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट with the reinforce to increase its compressive and tensile strength to a great extent। दोस्तों ये इंग्लिश में हो गया, अब हिंदी में जान लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी को समझा दूंगा कि आरसीसी क्या होती है। आरसीसी मतलब हिंदी में प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, इंग्लिश में रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वन कंक्रीट होती है जिसमें कंक्रीट को तनाव की स्थिति में भी मजबूत रखने के लिए प्रबलन छड़ों, बार, प्रबलन ग्रिडों, प्लेट या तत्वों का कंक्रीट में शामिल किया जाता है। दोस्तों अब आरसीसी समझ लेते हैं कि आरसीसी क्या होती है। दोस्तों अगर आप थ्योरी लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो आप सभी को समझ में बहुत ही कम आएगा, बट दोस्तों अगर आप सभी लोग सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करके बताते हैं कि आप सभी को थ्योरी लेक्चर चाहिए, तो दोस्तों मैं हर चैप्टर को मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी पार्ट कवर कर दूंगा, मतलब उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा जिससे आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, कंक्रीट आरसीसी से पहले यूज़ किया जाता था। दोस्तों कंक्रीट में एक समस्या थी कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही अधिक थी, परंतु टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब तनाव, जो तनाव इस स्ट्रेंथ थी उसकी वो बहुत ही कम थी, जिसके कारण कंक्रीट से बने हुए घर टूट जाते थे। भूकंप आने पर कंक्रीट से बना हुआ घर गिर जाता था। इसलिए आरसीसी का मीन्स रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, हिंदी में प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करने लगा गया। मतलब आरसीसी का यूज़ इसीलिए किया जाता है क्योंकि आरसीसी के पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों है, दोनों चीज़ इसकी बहुत ही हाई है, इस वजह से आरसीसी कंक्रीट से बेटर होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 M15 कंक्रीट इज़ यूज फॉर
जो M15 कंक्रीट होता है उसे यूज़ किस लिए किया जाता है? डैम को बनाने के लिए, फाउंडेशन को बनाने के लिए, आरसीसी बनाने के लिए, मतलब आरसीसी में मास कंक्रीटिंग वर्क के लिए। दोस्तों M15 कंक्रीट को फाउंडेशन के वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। और दोस्तों M10 यहाँ पे मैंने नोट करके लिख दिया है क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। M10 इज़ यूज फॉर वर्क डैम। दोस्तों अगर यहाँ पे M10 कंक्रीट यूज फॉर पूछा जाता है तो वो डैम के लिए यूज़ होता है, परंतु यहाँ M15 पूछा गया था तो M15 का अभी नीचे पढ़ते हैं। अब आता है M20 इज़ यूज फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर। M20 को आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। अब आता है M15। M15 को यूज़ किया जाता है, कैन बी यूज फॉर ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन आल्सो। M15 को घर की बनाने के लिए, घरों में आवश्यकता पड़ती है। M15 को ग्राउंड फ्लोर को बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो M15 फाउंडेशन वर्क में, ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में, इन सब जगह M15 का यूज़ किया जाता है। दोस्तों आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अभी आपके पास टाइम है, आप अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप में सारी PDF फाइल्स आप सभी को मिल जाएंगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहां से जाके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सीमेंट की मात्रा जितनी अधिक होगी, हायर द सीमेंट कंटेंट, उतना क्या होगा? हायर एग्रीगेट, उच्च समुच्च, लोअर वर्केबिलिटी, कम कार्यशीलता, हायर स्ट्रेंथ, उच्च शक्ति, या फिर उच्च सामर्थ। लोअर स्ट्रेंथ, कम शक्ति, या फिर कम सामर्थ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। सीमेंट की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ज़्यादा हायर स्ट्रेंथ मतलब उच्च सामर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्केबिलिटी रिड्यूस विद टाइम। दोस्तों कहने का मतलब ये है जो वर्केबिलिटी होती है, कार्यशीलता होती है, वो टाइम के साथ घटती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ट्रू इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, अभी इसके पहले हमने कंक्रीट में पढ़ा था कि सीमेंट को कितने समय बाद वह जमना चालू हो जाता है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में रिपीट हुआ है। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, तो आधे घंटे के बाद सीमेंट, कंक्रीट सीमेंट धीमे धीमे जमना चालू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज आरसीसी मीन्स आरसीसी किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए सीमेंट कंक्रीट प्लस प्रबलन इस्पात। प्रबलन इस्पात मतलब आरसीसी रेनफोर्स स्टील। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सीमेंट कंक्रीट के, प्रबलन इस्पात के, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सीमेंट किस आरसीसी किसके बराबर होता है? आरसीसी सीमेंट कंक्रीट प्लस प्रबलन इस्पात मतलब रेनफोर्स स्टील के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रबलन के रूप में इस्पात का चयन करने का मुख्य कारण है? इतनी सामर्थ्य वाली अन्य धातुओं की अपेक्षा इस्पात काफ़ी सस्ता है। दोस्तों फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। प्रबलन मतलब रेनफोर्स के रूप में इस्पात मतलब स्टील का चयन करने का प्रमुख कारण है।
इतनी सामर्थ मतलब स्ट्रेंथ वाली अन्य धातुओं मतलब मटेरियल की अपेक्षा इस्पात स्टील काफ़ी सस्ता होता है। इस्पात स्टील आसानी से उपलब्ध है, मतलब हर जगह मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से पीछे जाकर वीडियो को चला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आ जाएगा। प्रबलन के रूप में प्रयुक्त इस्पात मतलब स्टील है। जो भी रेनफोर्स में इस्पात यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? माइल्ड स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील, हाई टेंसाइल स्टील, हार्ड ड्राउन स्टील। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ई है नहीं, लेकिन ये सब यूज़ होते हैं। ये सब प्रबलन के रूप में प्रयुक्त इस्पात यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सीमेंट कंक्रीट में टेंसाइल फोर्स को वहन करने के लिए मिलते हैं। सीमेंट कंक्रीट में टेंसाइल फोर्स को वहन करने के लिए क्या मिलाते हैं? मिट्टी मिलाएंगे, इस्पात मिलाएंगे, ईटा मिलाएंगे, पत्थर मिलाएंगे। तो दोस्तों सीमेंट कंक्रीट में टेंसाइल फोर्स को वहन करने के लिए इस्पात मिलाते हैं। इस्पात दोस्तों मिलाया जाता है बिकॉज दोस्तों जो इस्पात होता है वो स्टील होता है, और जब सीमेंट कंक्रीट में इस्पात मिला दिया जाता है तो वो आरसीसी बन जाता है, और आरसीसी की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों हायर होती है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अब हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन मटेरियल चालू करने वाले हैं। मीन्स अब इस जगह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू हैं। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं क्वेश्चन नंबरिंग में गलती हुई है तो उसको अवॉइड करें और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। दोस्तों क्वेश्चन आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे, बस क्वेश्चन नंबरिंग गलती हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 खड़ंजा बिछाने के तथा गिट्टी बनाने में कौन सी ईंट का प्रयुक्त होती है, या फिर कौन सी ईंट का यूज़ किया जाता है? प्रथम श्रेणी की ईंट, फर्स्ट क्लास ऑफ ब्रिक, द्वितीय श्रेणी की ईंट, सेकंड क्लास ऑफ ब्रिक, तृतीय श्रेणी की ईंट, थर्ड क्लास ऑफ ब्रिक, झामा या अधिक पकी ईंट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। झामा या अधिक पकी ईंट का खड़ंजा बिछाने और गिट्टी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेके आया हूँ। इसके पहले भी मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, और इसमें आप सभी को कुछ नए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पग मिल द्वारा एक दिन में गिट्टी तैयार की जाती है। कितनी गिट्टी एक दिन में पग मिल द्वारा तैयार की जाती है? लगभग 5000 ईंटों के लिए, लगभग 10,000 ईंटों के लिए, लगभग 15,000 ईंटों के लिए, लगभग 20,000 ईंटों के लिए। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं जो पग मिल होता है उसी से ईंटों की मिट्टी को तैयार किया जाता है। तो पग मिल द्वारा एक दिन में लगभग 15,000 ईंटों के लिए मिट्टी तैयार की जाती है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बुल के खाई भट्टे मतलब बुल ट्रेंच किल्न, ये एक भट्टा होता है। भट्टा दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा जहाँ पे ईंटों का मैन्युफैक्चर मतलब बनाया जाता है, में खाई की लंबाई रखी जाती है। जो बुल ट्रेंच किल्न होता है उसमें जो उसकी गहराई होती है, डिप्थ होता है, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70।
60 से 70 मीटर अंदर बुल ट्रेंच किल में उसकी डेप्थ मतलब गहराई होनी चाहिए। मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7, ISI के अनुसार ईंट की औसत साइज में स्वीकार अंतर मतलब एक्सेप्टेबल डिफरेंस है। दोस्तों ISI का मतलब मैं आप सभी को बता दूं, इंडियन जो भी हमारी इंस्टीट्यूट होती है ईंटों की, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी ईंट की औसत साइज की एक्सेप्टेबल डिफरेंस मतलब स्वीकार अंतर होता है, वो कितना होता है? 1% का, 2% का, 3% का, 4% का। तो ISI के अनुसार ईंट की औसत साइज स्वीकार किया जाता है, स्वीकार अंतर है उसका 2% का। मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, किस पदार्थ को हवा के संपर्क में लाल गर्म करना या जलाना कहा जाता है? निस्तापन, वशीकरण, भंजन और शोषण। तो दोस्तों निस्तापन पदार्थ को हवा के संपर्क में लाल गर्म करना या जलाना कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। दोस्तों कंस्ट्रक्शन मटेरियल और जितने भी चैप्टर अभी तक पढ़े हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इन क्वेश्चन को आप स्किप मत करिएगा या फिर ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में 100% आएंगे। आप इन क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा और इस PDF फाइल को सेव करके रोज़ इसको पढ़ लीजिएगा, जिससे आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार हो जाए और ये क्वेश्चन पेपर में आए तो आप सभी इसको छोड़े ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रति घन मीटर अनभुजे चूने का भार होता है 10 50 kg, 1200 kg, 800 kg, 1000 kg। तो प्रति घन मीटर अनभुजे चूने का भार 10 50 मतलब 1050 किलोग्राम होता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चूने का निर्दोषित परीक्षण मतलब साउंडनेस टेस्ट होता है। चूने का साउंडनेस टेस्ट दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। चूने का साउंडनेस टेस्ट किस चीज़ से होता है? तानांश सामर्थ्य मशीन से। दोस्तों तानांश सामर्थ्य मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन से नहीं, संपीड़न स्ट्रेंथ मशीन से नहीं, विकेट उपकरण से नहीं, ली कैटलर उपकरण से सही। मतलब प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चूने का साउंडनेस टेस्ट ली कैटलर उपकरण द्वारा किया जाता है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट बाजार में उपलब्ध होता है। जो भी साधारण पोर्टलैंड सीमेंट है वो बाजार में उपलब्ध होता है। कब उपलब्ध होता है? मतलब कितने किलोग्राम के बोरे में उपलब्ध होता है? 100 kg के बोरे में, 50 kg के बोरे में, 25 kg के बोरे में कि 10 kg के बोरे में। जो भी साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो बाजार में 50 kg के बोरे में उपलब्ध होता है। प्रश्न नंबर 13, साधारण सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल इनिशियल सेटिंग टाइम होना चाहिए 30 मिनट से कम। समझे दोस्तों? ये तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक बार इसे हम कंक्रीट में पढ़े थे, उसके बाद RCC में पढ़े हैं, अब हम इसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पढ़ना है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस वहाँ पे इनिशियल सेटिंग, उसके बाद शुरुआत में जलने मतलब जमने से ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी हमारा सीमेंट होता है उसका प्रारंभिक जमाव काल मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए? 30 मिनट से
कम, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा अगर सीमेंट चला गया, पानी उसमें सीमेंट में, कंक्रीट सीमेंट में डाल दिया जाए और पानी 30 मिनट से ज़्यादा हो गया तो वो सीमेंट जम जाएगा और उसे हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हैं ये भी क्वेश्चन है। ईंट की मिट्टी में सिलिका या बालू, सिलिका सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो दोस्तों ये ट्रू होता है, फॉल्स होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो दोस्तों ईंट की मिट्टी में सिलिका या बालू, सिलिका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये एकदम सही है। मीन्स दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए ट्रू इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ईंट का भार लगभग कितना होना चाहिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पक्का आ सकता है पेपर में। ईंट का भार लगभग कितना होना चाहिए। ईंट का भार लगभग 3 किलो का होना चाहिए। जामा ईंटों का प्रयोग संरचनात्मक कार्य में होता है। दोस्तों अभी मैंने बताया जो भी झामा ईंट होता है उसको संरचनात्मक कार्य में नहीं लिया जाता है, उसको हम गिट्टी बनाने या फिर खड़ंजा बिछाने के कार्य में करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को खड़ंजा का मतलब नहीं पता होगा तो दोस्तों अब हम लोगों की रोड सीमेंट से, कंक्रीट से बनने लगी है। पहले खड़ंजा बिछाया जाता था, जो अधिक पकी ईंटें होती थी, आप अभी भी गाँव में देख सकते हैं, उसको तिरछा कर करके बिछाया जाता था और उसी से रोड को निर्माण किया जाता था। परंतु दोस्तों अब कंक्रीट और सीमेंट से ही रोड को बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे झामा ईंट को संरचनात्मक मतलब होता है बहुत ही अच्छे कार्य के लिए, जैसे घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो झामा ईंट का प्रयोग इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी फॉल्स इज अ राइट आंसर। अब आगे चलते हैं। प्रथम श्रेणी की ईंट, 2 ईंटों को परस्पर टकराने पर एक डैश डैश ध्वनि निकलनी चाहिए। कौन सी ध्वनि निकलनी चाहिए। अगर हम फर्स्ट क्लास ऑफ ब्रिक को आपस में टकराएं तो मेटलिक साउंड मतलब लोहे की आवाज़ निकलनी चाहिए। कौन से मेल द्वारा यांत्रिकी विधि से ईंट निर्माण हेतु मिट्टी तैयार की जाती है। बुल ट्रेंच किल। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही गलत लग रहा है। बुल ट्रेंच किल ये एक भट्टा होता है जहाँ पे ईंटों को जला के पकाया जाता है। टेबल मॉडलिंग दोस्तों ये हो सकता है बट ये नहीं है। पग मिल दोस्तों राइट आंसर है। पग मिल द्वारा यांत्रिकी विधि से ईंटों का निर्माण मतलब ईंट निर्माण हेतु मिट्टी तैयार की जाती है। दोस्तों अब पढ़ेंगे फाउंडेशन मतलब नींव। दोस्तों फाउंडेशन चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन को पढ़ना ज़रूरी है, जिससे फाउंडेशन चैप्टर हम सभी को और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो दोस्तों फाउंडेशन चैप्टर को पढ़ चुके हैं वो वीडियो की स्पीड 2x पर लगाकर अपना रिवीजन कर सकते हैं, और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण फाउंडेशन से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा इसमें से परिभाषाएं लेके आया हूँ। मैं 100% कह सकता हूँ अगर आप इस डिफिनेशन को और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो फाउंडेशन चैप्टर आपको अच्छे से तैयार तथा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशन चैप्टर में पहले परिभाषाएं जानेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फाउंडेशन। किसी भी संरचना का निर्माण करने से पहले उसका एक आधार मीन बेस बनाना पड़ता है, उसी को हम फाउंडेशन कहते हैं या फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज़ बियरिंग कैपेसिटी। दोस्तों बियरिंग कैपेसिटी मतलब धारक क्षमता। धारक क्षमता किसे कहा जाता है। मृदा के इकाई क्षेत्रफल पर आने वाली संरचना के भार को सुरक्षापूर्ण वहन करना की क्षमता को धारक क्षमता मीन्स बियरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है। मशीन प्रचलन के पश्चात मतलब जब भी मशीन चलती है
उसका स्थिर अवस्था में रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मशीन को नींव पर आधारित करने के लिए विशेष प्रकार के बोल्ट, जिन्हें नींव बोल्ट मीन फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं, मशीन को स्थिरता प्रदान करने के लिए बोल्ट से बांध देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट एक बहुत उपयोगी भवन निर्माण है या फिर भवन सामग्री है। कंक्रीट में सीमेंट तथा पानी उचित अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके प्रमुख अवयव तथा उनके कार्य निम्न प्रकार हैं। सीमेंट कंक्रीट में सामान्य रूप से पोर्टलैंड सीमेंट ही उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के सीमेंट में लगभग 35 ग्राम चूना तथा 35 ग्राम चिकनी मिट्टी होती है। सैंड, डस्ट, वाटर, ये सब इसके प्रमुख अवयव हैं, मतलब एलिमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्लम टेस्ट। दोस्तों स्लम टेस्ट से 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है। स्लम टेस्ट अच्छे से समझ लीजिएगा। स्लम टेस्ट मतलब औपात परीक्षण। औपात परीक्षण स्लम टेस्ट कंक्रीट परीक्षण की वर्कएबिलिटी तथा कंसिस्टेंसी की जांच करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मृदा के इकाई क्षेत्रफल पर आने वाले संरचना के भार को सुरक्षापूर्ण वहन करने की क्षमता कहलाती है। दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा है, जो भी क्या था, मृदा के इकाई क्षेत्रफल पर आने वाले भार को सुरक्षापूर्ण सहन करने की क्षमता को कहलाता है। क्या कहलाता है? धारक क्षमता, मतलब बियरिंग कैपेसिटी कहलाता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। मशीन को स्थिरता प्रदान करने के लिए, मतलब स्थिर, मतलब स्टेशनरी रखने के लिए किन चीज़ों से बांधा जाता है? बोल्ट के द्वारा मशीनों को बांध दिया जाता है, जिससे वो हिले डुले न और अच्छे से कार्य कर सके। नींव के विफल फेलियर होने का प्रमुख कारण है, क्या क्या कारण है? लेटरल प्रेशर, नींव की मृदा से जल निष्कासित होना, आसान चिनाई हस्तांतरण। दोस्तों आसान चिनाई मतलब जो अच्छे से चिनाई के बारे में ना जानता हो उसके द्वारा चिनाई करा दिया जाए तो मतलब फाउंडेशन फेल हो सकता है, नींव हमारा फेल हो सकता है। तो इन तीनों मतलब उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तीनों के कारण हमारा नींव फेल हो जाता है। सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य होती है, जो भी सीमेंट होता है उसकी संपीड़न सामर्थ्य क्या होती है? बहुत अधिक। कंक्रीट में जल की मात्रा ज़्यादा होने पर वर्कएबिलिटी बढ़ जाती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंक्रीट में जब भी जल की मात्रा बढ़ जाती है तो वर्कएबिलिटी भी बढ़ जाएगी। कोड़िए मिलाओ मतलब कोनिकल एग्रीगेट से कंक्रीट की सुरक्षता मतलब वर्कएबिलिटी कम हो जाती है। कोनिकल एग्रीगेट से कंक्रीट की वर्कएबिलिटी कम हो जाएगी। कंक्रीट का औपात परीक्षण मतलब स्लम टेस्ट किया जाता है वर्कएबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी को जांच करने के लिए। प्रबलित कंक्रीट रेनफोर्स सीमेंट के प्रमुख लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं? अनुरक्षण द्रव्य काम आता है, तनाव में भी पर्याप्त सामर्थ्य रखता है, वायुमंडल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। आरसीसी बहुत ही अच्छा होता है, वो भी बहुत प्रमुख लाभ देता है। तो अब वीडियो ख़त्म होती है और दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई, इस वजह से वीडियो को इन करना पड़ रहा है। नई फाउंडेशन के और वहाँ पे आरसीसी के और भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, इस वजह से उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रोका गया है। आगे 25 क्वेश्चन सीरीज़ में आप सभी को वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। और दोस्तों अगली वीडियो आपको मॉस से मिलने वाली है,
बिकॉज दोस्तों 1 to 5 चैप्टर तक मॉस की एक वीडियो बन चुकी है। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की गई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसमें भी इसी तरीके का एकदम ज़बरदस्त, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।